प्राचीन भारत के सबसे शक्तिशाली और महान साम्राज्यों में से एक मौर्य वंश अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा के शिखर पर था। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक महान जैसे शासकों ने इस साम्राज्य को अद्वितीय ऊंचाइयों तक पहुंचाया, किंतु समय के साथ आंतरिक कलह, षड्यंत्र और सत्ता की भूख ने इसे कमजोर कर दिया। यह कहानी मौर्य वंश के एक युवा राजकुमार देवदत्त मौर्य की है, जो अपने पूर्वजों की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने का संकल्प करता है। लेकिन उसे न केवल बाहरी दुश्मनों बल्कि अपने ही दरबार में विश्वासघात का सामना करना पड़ता है। राजकुमार देवदत्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासकों में से एक थे। वह अपने महल की सबसे ऊंची मीनार से अपने राज्य को निहारते हुए अपने पूर्वजों के गौरवशाली इतिहास के बारे में सोचते थे। उनके दिमाग में बार बार सम्राट अशोक का विचार आता था, जिन्होंने कलिंग युद्ध के बाद अहिंसा और धर्म का मार्ग अपनाया था। देवदत्त को गर्व था कि वे मौर्य वंश के वंशज थे, लेकिन उन्हें इस बात का भी गहरा एहसास था कि अब उनका साम्राज्य वैसा नहीं रहा जैसा पहले हुआ करता था। राज्य की सीमाएं सिकुड़ रही थीं और चारों ओर षड्यंत्रों की हवा बह रही थी। दरबार में सत्ता के भूखे दरबारी और सामंत हर समय नई चालें चलने में व्यस्त थे। देवदत्त ने अपने पिता और दादा से सुना था कि कैसे मौर्य साम्राज्य एक समय में संपूर्ण भारतवर्ष पर शासन करता था, लेकिन अब यह वैभव केवल इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह गया था। राजमहल के भीतर एक गंभीर षड्यंत्र चल रहा था। देवदत्त के सबसे करीबी मंत्री आदित्य राज्य की सत्ता पर कब्जा करने की योजना बना रहे थे। आदित्य ने धीरे धीरे दरबार में अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी और देवदत्त के सभी फैसलों में हस्तक्षेप करने लगा था। राजा देवदत्त को आदित्य पर बहुत भरोसा था, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनके सबसे करीबी व्यक्ति ही उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा था। आदित्य ने अपने विश्वास पात्र सेनापति विक्रम के साथ मिलकर देवदत्त को सत्ता से बेदखल करने की योजना बनाई थी। आदित्य ने दरबार के कई महत्वपूर्ण अधिकारियों को अपने पक्ष में कर लिया था और राजमहल के अंदर ही एक गुप्त गठबंधन बना लिया था। देवदत्त को इन षड्यंत्रों का आभास होने लगा था, लेकिन उन्हें आदित्य की सच्चाई का पूरी तरह से पता नहीं था। एक दिन देवदत्त को अचानक खबर मिली कि राज्य के पश्चिमी सीमावर्ती इलाकों में विद्रोह शुरू हो गया है। विद्रोहियों ने कई गांवों पर कब्जा कर लिया था और राज्य की सीमाओं पर हमला कर रहे थे। यह विद्रोह और कुछ नहीं बल्कि आदित्य और विक्रम की साजिश थी, ताकि देवदत्त की सत्ता कमजोर हो जाए और वे उसे हटाकर खुद राज्य पर कब्जा कर सकें। राजकुमार देवदत्त के लिए यह एक कठिन समय था। उन्हें अपनी सेना को संगठित करना था और विद्रोहियों का सामना करना था। उन्होंने तुरंत अपने सेनापति महादेव को बुलाया और विद्रोहियों को रोकने की योजना बनाई। महादेव एक निष्ठावान और वीर योद्धा थे, जिन्होंने देवदत्त के पिता के समय से राज्य की सेवा की थी। देवदत्त ने महादेव पर पूरा भरोसा किया और उन्हें युद्ध का नेतृत्व करने का आदेश दिया। महादेव ने अपने वफादार सैनिकों के साथ विद्रोहियों का सामना करने के लिए कूच किया, लेकिन आदित्य और विक्रम की योजना बहुत गहरी थी। उन्होंने राज्य की सेना के कई हिस्सों को अपने पक्ष में कर लिया था और महादेव की सेना को चारों ओर से घेरने की योजना बनाई थी। देवदत्त के मन में गहरा द्वंद्व था। उनकी दादी रानी पद्मावती ने उन्हें हमेशा शांति और धर्म का मार्ग सिखाया था। देवदत्त को अपने पूर्वज अशोक का अनुसरण करना था, जिन्होंने कलिंग युद्ध के बाद धर्म और अहिंसा का प्रचार किया था। लेकिन अब उनके सामने स्थिति बिल्कुल विपरीत थी। उन्हें न केवल अपने राज्य को बचाना था, बल्कि अपनी सत्ता को भी सुरक्षित रखना था। देवदत्त ने अपनी दादी से सलाह ली। रानी पद्मावती ने कहा, सत्ता और धर्म का संघर्ष सदा से रहा है। मौर्य वंश की शक्ति धर्म और न्याय में रही है, लेकिन अब समय बदल चुका है। तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम अपने राज्य की रक्षा कैसे करोगे। देवदत्त इस बात को समझते थे, लेकिन उनके सामने विद्रोह और षड्यंत्रों की जो स्थिति थी, उसमें उन्हें कठोर निर्णय लेने पड़े। उन्होंने अपनी सेना को संगठित किया और युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार हो गए। देवदत्त का एक ही उद्देश्य था, अपने राज्य
और अपनी प्रजा की रक्षा करना। देवदत्त ने अपनी सेना को संगठित किया और युद्ध की घोषणा की। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद सेनापतियों को बुलाया और सभी को आदेश दिया कि वे विद्रोहियों का सामना करने के लिए तैयार रहें। महादेव ने भी अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार किया। देवदत्त ने महादेव के साथ युद्ध की रणनीति बनाई और खुद भी युद्ध भूमि में उतरने का फैसला किया। इस बीच आदित्य और विक्रम ने भी अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार कर लिया था। उन्होंने राज्य के कई हिस्सों में अपने समर्थकों को संगठित कर लिया था और वे देवदत्त को सत्ता से हटाने के लिए पूरी तरह तैयार थे। लेकिन देवदत्त ने यह ठान लिया था कि वे इस षड्यंत्र को सफल नहीं होने देंगे। युद्ध आरंभ हो गया। देवदत्त ने अपनी सेना को पश्चिमी सीमा की ओर कूच कराया, जहां विद्रोही सेना पहले से तैयार थी। जैसे ही देवदत्त की सेना ने विद्रोहियों पर आक्रमण किया, युद्ध भूमि में तलवारों की चमक और सैनिकों की गर्जना गूंज उठी। देवदत्त ने स्वयं युद्ध का नेतृत्व किया और अपनी सेना को प्रेरित किया। उनके भीतर अपने पूर्वज अशोक की वीरता और दृढ़ता की छवि उभर रही थी। युद्ध की शुरुआत भयंकर थी। दोनों सेनाओं ने अपनी पूरी शक्ति के साथ एक दूसरे पर आक्रमण किया। देवदत्त की सेना सीमित थी, लेकिन वे साहस और निष्ठा के साथ लड़ रहे थे। दूसरी ओर आदित्य और विक्रम की सेना अधिक थी, लेकिन उनमें एकजुटता और अनुशासन की कमी थी। देवदत्त ने अपनी सेना को छोटे छोटे दलों में विभाजित किया और विद्रोहियों को चारों ओर से घेरने की योजना बनाई। महादेव ने अपनी रणनीति के अनुसार विद्रोहियों के प्रमुख ठिकानों पर हमला किया। यह युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। कई सैनिक मारे गए और राज्य के कई क्षेत्र युद्ध की चपेट में आ गए। अंत में वह दिन आया जब युद्ध अपने अंतिम चरण में पहुंच गया। देवदत्त ने अपनी पूरी सेना को एकत्र किया और अंतिम आक्रमण की योजना बनाई। उन्होंने अपनी सेना को छोटे छोटे समूहों में विभाजित किया और हर समूह को अलग अलग दिशाओं से विद्रोहियों पर हमला करने का आदेश दिया। यह रणनीति सफल रही। विद्रोही सेना बिखरने लगी और आदित्य और विक्रम की योजना असफल हो गई। देवदत्त ने स्वयं युद्ध भूमि में आकर आदित्य और विक्रम का सामना किया। उन्होंने अपनी तलवार से विक्रम को पराजित किया और आदित्य को बंदी बना लिया। आदित्य के विश्वासघात का पर्दाफाश हुआ और दरबार में उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। देवदत्त ने अपनी प्रजा के सामने यह घोषणा की कि मौर्य साम्राज्य अब भी धर्म और न्याय के मार्ग पर चलेगा और कोई भी उसे दुर्बल नहीं कर सकता। युद्ध की समाप्ति के बाद देवदत्त ने मौर्य साम्राज्य की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने अपने राज्य में शांति और न्याय की स्थापना की और अपने पूर्वज अशोक के आदर्शों का पालन किया। हालांकि मौर्य वंश का सूर्यास्त धीरे धीरे हो रहा था, लेकिन देवदत्त ने यह साबित कर दिया कि महानता केवल सत्ता में नहीं, बल्कि धर्म और न्याय में होती है। मौर्य वंश का यह अंत एक नए युग की शुरुआत थी, जहां शक्ति और अधिकार की बजाय शांति और धर्म को सर्वोपरि माना गया।